नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। बुलंदशहर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को बार एसोसिएशन के परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं बुलंदशहर के प्रशासनिक जज माननीय सिद्धार्थ जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माननीय न्यायमूर्ति द्वारा ही पद एवं गोपनीयता की संवैधानिक शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ जज विश्वंभर जी, जिला जज श्री मंजीत सिंह, परिवार न्यायालय के न्यायाधीश सुश्री कौल, जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनपद के लगभग सभी न्यायाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को आना था, परंतु अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सरकार ने अपने लगभग सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। फलस्वरूप केंद्रीय कानून मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। शपथ ग्रहण समारोह में माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ जी ने एडवोकेट सुमन राघव जी को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई एवं एडवोकेट श्री अनिल चौहान जी को सचिव पद की शपथ दिलाई। मैं सुमन कुमार सिंह राघव एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा सभी प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा अपने पद की मर्यादा बनाए रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं कपिल चौहान एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर का सचिव निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता से, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा और अपने पद की मर्यादा बनाए रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय न्यायमूर्ति जी ने शेष कार्यकारिणी के सदस्य एवं पदाधिकारियों को भी सामूहिक शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में दिए अपने वक्तव्य में माननीय न्यायमूर्ति जी ने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों एवं पत्रकारों को संबोधित करते हुए नागरिक सेवा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। आइए सुनते हैं अपने इस ऐतिहासिक भाषण में न्यायमूर्ति महोदय ने क्या संदेश दिया। जो भाषण दिया उसके आगे कोई रुक सकता? अभी अध्यक्ष जी ने जो संबोधन किया है हमारे से शुरू करके पूरा लाइन और आप लोग सबको इंक्लूड करके हम उसको फॉलो करते हैं, उससे उसी को उधार लेके आपका समय बचाते हुए फिर सबका साधुवाद और सबका अभिनंदन करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है।
सीनियर एडवोकेट कार्यकारिणी नव निर्वाचित अध्यक्ष तो वो भी हैं, बाकी सबको उन्होंने बुलाया, सबकी तारीफ कर दिया। मैं उसका जो है फिर से आपको समय आपका खराब नहीं करूँगा, बस उसी को समझ लीजिए फिर से मैं बोल रहा हूँ। रही बात कि मैंने अभी जाके तो देखिए सीनियर एडवोकेट हमारे एक तरह के इस अदालत के आभूषण होते हैं। मैं अपने न्यायिक अधिकारियों से भी कहता हूँ कि इनके जीवन के जो अनुभव हैं, जो ज्ञान है, उसका आप भी लाभ ले सकते हैं। और आप जूनियर अधिवक्ता, आपके लिए तो बहुत ही बड़ा अवसर है। देखिए पहले सीनियर जो होता था वो एक तरह से गुरु होता था। वो गुरु परंपरा हमारे देश से अंग्रेजों ने कोशिश करके धीरे धीरे खत्म कर दिया। उनके जाने के बाद भी काफी दिन तक ये चली है कि जो जूनियर आता था वो गुरु के चरणों में कोई आने का समय नहीं था, कोई जाने का समय नहीं था दफ्तर में। और जब तक गुरु जाते थे काम करता था, वो अपनी इच्छा से भी करता था। अब वो चेंबर की परंपरा खत्म हो गई, नई पीढ़ी चाहती है। गुरु ने जो 40 साल 50 साल में बनाया है वो आज हम 40 दिन में बना दें, तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए साधना करनी पड़ती है। अपने सीनियर को पूजिए, बिना गुरु के, गुरु जो है ईश्वर का रूप होता है। और जो सीनियर एडवोकेट है, जो जानकार है, वो आपको वो चीज़ बता सकते हैं जो किसी किताब में नहीं बता। कानून की किताब, खास करके सिविल की वकालत में, एक सिविल के मुकदमे में कम से कम 20 कानून लग जाते हैं। कई बार एविडेंस एक्ट भी लग गया, सिविल प्रोसीजर अपने आप में एक बहुत बड़ी आफत रही है, सबको मालूम है। इसी तरह कोर्ट फीस एक्ट लग गया, लिमिटेशन एक्ट लग गया, ईजमेंट एक्ट लग गया, स्पेसिफिक लग गया, इतने तरह के कानून हैं। तो ये अगर आप किताब में खोजेंगे या नेट पर भी खोजेंगे तो आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन एक सीनियर के लिए आपको 1 मिनट में बताना बहुत आसान है। तो इनके बात को समझिए आप और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करिए। अभी सौभाग्यवश काफ़ी अच्छे लोग हैं आपके बीच, तो इनसे आप सीखेंगे तो वो परंपरा आप भी आगे बढ़ाएंगे रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि इनकी इज्जत करिए। और मैं भी रुकी था इसलिए मैं नीचे आया, क्योंकि शरीर जो है सबका एक समान हमेशा नहीं रहेगा। कल हो सकता है कि उन्हीं की तरह जाए, तो इसको ध्यान रखिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, शरीर की अपनी एक सीमा होती है। आज मैं जा सकता तो मैं गया, कोई बड़ी बात नहीं। वो मेरा एक सम्मान था उनके प्रति। आपसे भी मैं वही उम्मीद करता हूँ। जो लोग अभी आप निर्वाचित होकर आए हैं, अभी तक तो आपका खाली ध्येय था कि किसी तरह निर्वाचन हो जाए, चुनाव हो जाए। लेकिन इसके आगे कहानी, अब इसके आगे की ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीत के आ जाना, अधिकांश लोग किसी पद के लिए पूरा जीवन पूरी अपनी शक्ति लगा देते हैं, पद मिल जाए। लेकिन पद मिलने के बाद उनका कोई सपना नहीं होता कि अब आगे क्या करना। ऐसा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 80-90% वही लोग हैं जो पद पा जाते हैं, पद के आगे उस पद का कैसे उपयोग करना है, समाज के लिए क्या करना है वो नहीं जानते। कि पद तो मिल गया, पद मिल गया, जीत गए, लेकिन अब क्या करना। तो वो अब बहुत जरूरी है, उसको आप समझिए। कितनी बड़ी एक नैतिक जिम्मेदारी आपके सामने है। अभी मैं कल भी गया था, बच्चे वाले जेल में भी गया था, आज जिला जेल में भी गया था। मैंने बहुत सारे वहाँ कैदियों से बात की। जो आपका हमारा झगड़ा है, अगर आप उनसे बात करेंगे और उनकी दुर्दशा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, और आप कहाँ रहते हैं, कितनी सुविधा में है, कितनी अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे उनकी मुश्किल है। उसमें ज़्यादातर से बात करके लगा कि बेगुनाह है, इनको कहीं ना कहीं फ्रेम कर दिया गया है, या फिर मुकदमे को सिर्फ केस को वर्कआउट करने के लिए इनको फंसा दिया गया। तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? वकील तो खड़ा होगा, और कौन खड़ा होगा? उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वकील करने की क्षमता नहीं थी, जिनमें उनको जो है ये जैसे वगैरह से काउंसिल मुहैया कराए गए। लेकिन प्राइवेट काउंसिल भी वो काम कर सकते हैं। और मेरी बात मानिए, बिना पैसे का मुकदमा आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ बड़े बड़े पैसे वाला मुकदमा भी नहीं ले जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिना पैसे का कोई मुकदमा ही मैंने किया था कि जस्टिस साहब के सामने, जिससे मेरी पहचान बनी और मैं जज भी बना। उसमें मुझे 1 रुपये की फीस नहीं मिली। और मुकदमा था, मैं बहस करने चला गया था,
क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी थी, उन्होंने कहा भाई कर दो। तो देखिए पैसा एक अलग चीज़ है, पैसा कमा लेना इस पेशे में एक अलग चीज़ है। पेशे के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको समझिए। जिस दिन आप समझ जाएंगे आप इज्जत कमाना सीख जाएंगे। इज्जत मांगी नहीं जाती बल्कि इज्जत कमाई जाती है, और जो इज्जत देता है इज्जत उसके पास खुद दौड़ के आती है। जो लोग कहते हैं हमारी बेइज्जती हो गई, तो बेइज्जती आपका कर्म कराता है, आप नहीं कराते। अपना ऐसा कर्म रखिए, अपना व्यवहार ऐसा रखिए, अपने पद के अनुरूप काम करिए, आपकी कभी बेइज्जती नहीं होगी। आपसे बेइज्जती आपकी तभी होती है जब आप कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे आपकी बेइज्जती होती है, समाज में, कोर्ट में, कहीं पे भी। तो कृपया उस तरह का आचरण न करें। आप एक अधिवक्ता हैं, आपका एक बहुत गौरवशाली पद है, स्थान है समाज में। पहले अधिवक्ता हमारे घर में, मैं एक अधिवक्ता परिवार से ही हूँ, मैं 5वीं पुस्त का अधिवक्ता हूँ। मैं जानता हूँ एक अधिवक्ता पहले के ज़माने में क्या क्या नहीं करते थे। शिक्षा से लेके हर अच्छे काम में अधिवक्ता का योगदान होता था। इसीलिए अधिवक्ता छोड़ दीजिए, हमारे जज समाज को भी इज्जत नहीं मिलती। इसी वजह से नहीं मिल रही कि कहीं न कहीं हमारे काम में कुछ ऐसी कमी आ रही है, जो कि कम से कम 5 या 10 बार पब्लिकली मुझे भी गाली दी गई। तो गाली क्यों दी जा रही? क्योंकि हम समाज के जो अपेक्षा है हमारे समाज को, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो अपनी लड़ाई, अपने स्वार्थ, अपनी बेकार की बातों में समय न बर्बाद करिए। ये वक्त आ गया है कि हमें अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। अगर हम काम अपना ईमानदारी से नहीं करेंगे तो न कोई आपको वकील साहब कहेगा, न हमको जज साहब कहेगा। इस बात को बहुत ध्यान से सोचिए। अब हमारी धीरे धीरे साख जो है बहुत कमज़ोर पड़ रही है, और उसमें कहीं न कहीं हमारे कर्तव्य के निर्वाह में कमी आ रही है। कृपया वो न होने दें। जो पदाधिकारी हैं वो भी ध्यान दें, और सामान्य अधिवक्ता जो भी इस पेशे में नए आए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि अपने पेशे को बहुत ईमानदारी से करें। आप बहुत अच्छी जगह है, बहुत यहाँ पे जो जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं आपके पास बहुत है। अभी बता रहे थे 700 चेम्बर है यहाँ पे, आपके पास इतने चेम्बर है, बैठने का भी स्थान है, लेकिन ये सब दिक्कतें कोई खास नहीं होती हैं। हो सकता है बहुतों के पास जगह नहीं है, वो भी मिल जाएगी, लेकिन अपना काम, जिस काम के लिए आप बने, वो सबसे ज़रूरी है। उसमें कहीं कमी ना आए, उसको ध्यान रखिए। ये सब कमी अगर आप समाज में जो आपका क्लाइंट आता है उसकी मजबूरी, परेशानी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपके पास वैसी कोई परेशानी नहीं। देखिए कितने तरह के परेशान लोग हमारे आपके पास आते हैं, और हमारा जो संपर्क क्षेत्र है वो देवता से लेकर दानव तक है। वकील के संपर्क में और जज के संपर्क में देवता से लेकर दानव तक आते हैं। इसलिए जितने तरह के लोग हैं सब हमको आपको मिलते हैं, और समाज का जो नब्ज है उस पर हमारा ही आपका हाथ रहता है। तो इसलिए उसको समझिए, कहाँ आपको कैसे व्यवहार करना है, इसको भी ध्यान रखिए। मैं नवनिर्वाचित आपकी जो कमेटी है, अध्यक्ष जी हैं आपके बहुत जोरदार हैं, आपके सेक्रेटरी साहब भी बहुत जोशीले हैं, सब लोग का जोश है आपके साथ। आपका प्रशासन भी बहुत, डीएम साहब है, एसएसपी साहब हैं, और जिला तक ये आपके सिटी की जो अभी प्रिंसिपल जज इन्होंने जो कहा है, ये भी मामूली बात, ये भी अधिवक्ता रह चुकी हैं, तो आपके दर्द को समझ रही है। कैसे एक नया अधिवक्ता आता है और उसको लगता है कि हम हवा में उड़ रहे कि कहाँ हैं, अभी जमीन पे गिरेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता। तो आप जो है वास्तविक दुनिया देख के ऊपर उठते हैं, इसीलिए आपसे समाज को बड़ी उम्मीद रहती है। और जो कचहरी है वही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की असलियत कचहरी में होती है। जो समाज का हर वर्ग यहाँ आता है आपके संपर्क में, वही असली हिंदुस्तान है। ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं होता है। तो आप सबसे करीब समाज के रहते हैं, आपसे बहुत अपेक्षाएं हमारी। आपके जिला जज साहब एक उदाहरण है, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जिला जज आपको मिले हैं, और हमारे लिए भी बहुत अगर अच्छे जिला जज होते हैं तो प्रशासनिक जज का काम बहुत हल्का हो जाता है। और ये हमारा भी सौभाग्य है, आप सबका सौभाग्य है। आप इनके
7 साल तालमेल बना के प्रशासन के साथ भी कहीं पे भी हमारा आपका झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम झगड़ा करने के लिए नहीं बने हैं। हम जिसके लिए बने हैं वो बहुत बेसहारा है। देखिए, हमारे आपके पास जो आता है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। जो समाज का दमदार वर्ग है वो तो अपना काम कोर्ट में नहीं कराता, उसके पास तो और बहुत तरह के साधन है, वो वहीं से निपटा लेता है। आप जो NDPS की वकालत करते होंगे, आप जानते होंगे कि NDPS का किंग पिन कभी पकड़ा नहीं जाता। जिस आदमी की गुड़िया और छोटे छोटे चरस गांजा वो गरीब आदमी यहाँ से वहाँ पहुँचाने जाता है, हमेशा वही पकड़ा जाता है। लेकिन इतना चरस गांजा जिसके पास होता है, जो उनको दे के बेचता है, उसमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं, वो कभी नहीं पकड़ा जाता। तो वो बहुत बड़ी है, वो कोर्ट के लंबे हाथ वहाँ नहीं पहुँचते। कहते हैं कानून के लंबे हाथ होते हैं, अफसोस है वहाँ तक वो हाथ नहीं पहुँचते हैं। और हम लोग असंवेदनशीलता में उनका बेल खारिज करना या सजा करना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि बहुत तरह के भाषण दिए जाते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग से जो है बड़ा नुकसान होता है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन वो तो अपनी 2 वक्त की दाल रोटी के लिए करता है। जब मैं नया जज हुआ तो कम से कम 50 वकीलें आई नेपाल बॉर्डर की, जिसमें कि 10-10 साल की सजा और 1-2 लाख रुपया जुर्माना था, और सब में औरतें थी और सबके लगभग सबके 2 बच्चे थे, और सबकी जेल अपील है। जेल अपील थी तो उतने गरीब थे कि अपील भी नहीं कर पाते थे, सबने जेल से अपील किया था। अपील में डिले भी थी, बहुत तरह की प्रॉब्लम भी थी। मैंने सब कंट्रोल करके सबका एक्टिकल, क्योंकि मुझे पता था कि इतना गरीब है कि अपनी अपील नहीं कर सकता, तो अपराध क्या करेगा, अपराधी तो कोई और था। लेकिन उन्होंने तब भी 7 साल से लेकर 8 साल 6 साल की सजा वो काट चुके थे। उसके बाद भी स्टेट की तरफ से आया कि इसकी अपील करना, तो हमने सरकारी वकील जो थे बुलाया, हमने कहा इसकी भी आप अपील करें, तो बोले साहब हमारे अंतरात्मक दवाई नहीं दे रही। हमने कहा एक बार अपनी अंतरात्मक से पूछ लीजिए, अगर करे तो आप रिकमेंड कर दीजिएगा। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ बड़े मुसीबत में लोग आते हैं हमारे आपके पास, और हमारी आपकी झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेके। देखिए, वकील और जज को झगड़े से बहुत बचना चाहिए। जरा सी बात के लिए सड़क पर झगड़ा कर लेना, ये हमको आपको शोभा नहीं देता। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जहाँ हम भी अपनी साख दिखा सकते हैं, लेकिन हम हट जाते हैं। किसी के मुँह लग जाना, कोई नेता हो, किस तरह के आदमी हो, मैं उनसे भिड़ता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ बदनामी हमारी होगी, हमारी संस्था की होगी। आपसे भी तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ बड़े मुसीबत में लोग आते हैं हमारे आपके पास, और हमारी आपकी झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेके। देखिए, वकील और जज को झगड़े से बहुत बचना चाहिए। जरा सी बात के लिए सड़क पर झगड़ा कर लेना, ये हमको आपको शोभा नहीं देता। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जहाँ हम भी अपनी साख दिखा सकते हैं, लेकिन हम हट जाते हैं। किसी के मुँह लग जाना, कोई नेता हो, किस तरह के आदमी हो, मैं उनसे भिड़ता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ बदनामी हमारी होगी, हमारी संस्था की होगी। आपसे भी कोई छोटी मोटी बात से झगड़ा हो जाए, कोशिश करिए उसको उलझिए मत। कीचड़ में कहते हैं आप कीचड़ में ईंटा फेंकेंगे तो छींटा हाथ में पड़ेगा। इसलिए अधिवक्ता को अपनी इज्जत बचा कर रखना चाहिए। इन सब चीज़ों में मत उलझिए, छोटी बात पे कुछ होगी तो आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, आपके पास अध्यक्ष है, इनके पास आइए, ये हमारे पास आएंगे, आपके पास कलम की ताकत है। सड़क में लड़ाई मत करिए, झगड़ा मत करिए, मारपीट मत करिए। आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, एक बुद्धिजीवी समाज है, तो आप कलम का क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप क्यों सड़क पर झगड़ा कर लेते हैं और क्यों बाहर काउंसिल तक ये बात जाती है? ये सब आप सोचिए, ये आत्मचिंतन का विषय है हमारे लिए भी, आपके विषय के लिए भी है ये बात कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस बहुत ज़्यादा बात हो गई, मैं कोई नेता नहीं हूँ और राघव की तरफ वसीला भी नहीं दे पाता है, तो नई बात थी आपसे कह दिया। मैं आपके बीच से आया हूँ, जन अधिवक्ता समाज में रही भी है, इसलिए दिल की बात आपसे किया। मेरे साथ
सहयोग करने के लिए सबको धन्यवाद। इस अवसर पर जिला जज महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपने पद और कर्तव्य को याद रखना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिव जज डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट साहब, यूनिवर्सिटी मैम, डीएन मैम, एसएसपी साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुमन यादव जी, नवनिर्वाचित महामंत्री अमित चौहान जी, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, अन्य पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारीगण, विद्वान अधिवक्तागण, पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी हैं, फोटोग्राफर हैं, बाहर के कर्मचारी हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारिणी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो डबल बधाई बनती है कि जितनी मेहनत से 2-3 दिन चुनाव लड़ने के बाद ये अपना कार्यकारिणी को पूरे बधाई और शुभकामनाएं कि आपके कार्यकाल सफल जाएगा। मैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव साहब के सामने बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से बार को ये विश्वास कराता हूँ कि आपकी हर तहत मांग में आपका पूरा सहयोग किया जाएगा और अभी तक ये कोशिश भी रही है कि सहयोग किया जाए। मैं हूँ ऑनरेबल एजे साहब है, हम लोग वकील पहले हैं, लाइसेंस हमारा सस्पेंड हुआ है तकरीबन 2 बार अगर बाद में जो है क्योंकि हमारी सर्विस का टाइम है उसके बाद एट लास्ट वकालत ही करनी है और मुझे 14 साल वकालत की जज बने तो 11 साल हुए। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी पलटा जो है वकील साहबान की तरफ ज़्यादा झुकता है और वो झुकता रहेगा। झुकता है नहीं झुकता वो आप बता सकेंगे, आप सब लोग हैं अभी तो मुझे 10-11 महीने जेनुइन प्रॉब्लम के लिए कभी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लॉर्डशिप में पहले भी कहता हूँ जब भी बाहर में आता हूँ कि किसी को डीएम मैडम से, एसपी साहब से, पुलिस से गए उनको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो वो कोर्ट में आते हैं। तो हमारे वकील भाई को अपने लिए कहीं और जाने की जरूरत क्या है? अगर जेन्युइन है दूसरे जो लिटिगेंट है उसको तो कहते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको बाहर से नहीं मिला, हम आपको मिलाएंगे। तो आपको इसलिए रोड पे बैठने की और कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका रिड्रेसल यहीं पे होगा। उन्हें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। इस मंच से न्यायाधीश विश्वंभर जी एवं सुश्री कौल जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं। आदरणीय जिला जज साहब, आदरणीय पीओ महोदय, आदरणीय पीएम साहिबा, आदरणीय एसएसपी साहब और हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, विद्वान न्यायिक अधिकारीगण एवं मेरे अधिवक्ता भाई एवं बहनों, प्राचीनता अपनी आप में एक विशेषता होती है। आपका बुलंदशहर के बाद प्राचीन है, अपनी एक विशेषता है। और मैं ये कहूँ कि कचहरी ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति हर जगह से हाथ तक के आता है, कहता चलो कचहरी में देख लेंगे। तो आपको इतना विश्वास करके आता है। अगर हम अधिकारी हैं, हम कहें कि सादे पेपर को दस्तखत करो तो नहीं करेगा, कहेगा आप आदेश करिए तब करेंगे। लेकिन आप उसे 10, 20, 50 पेपर पर कहें दस्तखत करो, आँख बंद करके दस्तखत कर देगा। ये विश्वास होता है। आप उनके जो है आवाज़ बनते हैं, माध्यम बनते हैं, उनकी बात न्यायालय तक पहुंचाते हैं, उनकी मदद करते हैं, न्यायालय से रिलीफ मिलता है। मैं बार और बेंच दोनों का एक अहम रोल होता है कि एक जो व्यक्ति हर जगह से थक हार के आ रहा है उसे कहीं रिलीफ नहीं मिले तो न्यायालय में रिलीफ मिल जाता है और यहाँ संतुष्ट होकर जाता है। और नवनियुक्त हम तो अपने अध्यक्ष और सचिव महोदय कहूँगा कि अपने ओथ ले लिए, नवनियुक्त ने, अब अध्यक्ष और सचिव दोनों लोग। और मैं
इन लोगों को और इनके कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे कार्यकाल सफल और सुखद रहे। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश सिद्धार्थ जी, माननीय न्यायाधीश महोदय, माननीय प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, DM मैम, SP सर और नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुमन राघव जी, नवनिर्वाचित सेक्रेटरी श्री अमित चौहान जी, सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सेक्रेटरी और कार्यकारिणी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये काफ़ी लॉन्ग अवेटेड एक ओथ सेरेमनी है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप सबको अपने लिए भी तालियां बजानी चाहिए दैट फाइनली मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मुझे मालूम है कि गर्मी बहुत है और वैसे भी अधिवक्ता गर्म स्वभाव के होते हैं और वैसा मतलब इससे पहले कि कुछ और होने लगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज जो है माननीय हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज सर ने इतना अच्छा एक जो संकेत मैसेज जुडिशरी की तरफ से हम सब की तरफ से दिया है, वो ये मैसेज है कि माननीय महोदय अभी कुर्सी से निकल के सीढ़ियाँ उतर के पात्र व्यक्ति को स्कूल लेने के लिए कुछ भेंट करने के लिए नीचे तक आए और उन्होंने बहुत ही सम्मान से सम्मान किया। और ये कहने की बात नहीं है, अधिवक्ता जो है वो सभी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तो सम्मान के लायक है ही, कनिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने भी सफर एक वकील के तौर पर शुरू किया। तो जिस समय जब आप पहली बार आप जाते हैं अदालत में जाते हैं तो सिर्फ क्या है आपको कॉन्फिडेंस फेक करना पड़ता है, मतलब आपको कुछ आता नहीं है, आप काम रहे हैं अंदर से, है ना, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस फेक करना पड़ता है। और रोज जाके अधिवक्ता ये सोचता है कि क्या ये कुछ और प्रोफेशन भी साथ में किया जाए या इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उस प्रक्रिया को लगातार होते हुए साल दर साल आप एक सीनियर अधिवक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो मैं ये आश्वासन देती हूँ कि जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं वो ये भी सफर बहुत अच्छे से तय करेंगे और बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। और मेरी एक बार शुभकामनाएं अध्यक्ष महोदय को और सचिव महोदय को, और बहुत अच्छा मैसेज सचिव महोदय ने दिया है कि वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे और मुझे भी पूरी इस कार्यकारिणी से उम्मीद है। और जहाँ तक जुडिशरी की तरफ से मैसेज है वो बहुत क्लियर माननीय हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब ने दिया है, उसके बाद मेरे कुछ कहने का ज़्यादा है नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। न्यायिक हस्तियों के बाद इस मंच से जिलाधिकारी महोदया एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। आइए सुनते हैं। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे गार्डियन हमारे बीच में है, हमारे माननीय न्यायाधीश जज हम सबके बीच में है, का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे नीचे सर मंच पर बाकी बैठे हुए हमारे सम्मानित महानुभाव, आज हम सब जो इस बहुत ही एक खुशनुमा माहौल में मिले हैं और एक जो हमारा आगे एक बार बेंच और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो एक हमारी जो नई बार की जो पूरी कमेटी बनी है उसको हम सब सम्मानित करने आए हैं, उसको शुभकामनाएं देने आए हैं और ये अपेक्षा करने आए हैं कि हम सबका जो लक्ष्य है वो ये है कि जो सही में जो वंचित है न्याय से, हम सब उसी सिस्टम के एक अलग अलग पार्ट हैं जो अपने नियमों और दायरों में रह के अपना अपना काम करते हैं। तो हम सब जो है अपने अपने जो हमारे दायरे कॉन्स्टिट्यूशन में बांधे हैं, जो नियम बने हैं, उसमें हम सब रह के अपने अपने हम सबका लक्ष्य सेम ही है कि वो वंचित व्यक्ति जो बहुत उम्मीद से बहुत आस से हम लोगों के पास आता है, आप लोगों का माध्यम बनते हैं, तो हम सब मिलके हम जो हमारा लक्ष्य है उसको हम कैसे अच्छे से कर सकें, कैसे एक गरीब व्यक्ति तक हम न्याय पहुंचा सकें, वो हम सबका लक्ष्य है। और सब हम और अच्छे से तब कर पाएंगे जब हम सब मिलके पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड से ये सब करेंगे। मैं हमारे यही मेरी अपेक्षा भी है, नहीं जो हमारी बार कमेटी, हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे महासचिव और बाकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो आज बैठी हुई है, मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस उम्मीद पे तो खरा उतरेंगे ही,
वो तो आप सुनेंगे, बट ऐसा कीर्तिमान आप आगे के लोगों के लिए स्थापित करेंगे कि हर बार आप लोगों का नाम लिया जाएगा, कि जो एक आप लेवल सेट कर देंगे उन लोगों के लिए। वो सारी चीज़ों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रियंका। परम आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, DMN, हमारे मंचासीन, अन्य हमारे न्यायिक अधिकारीगण, नवनियुक्त अध्यक्ष जी, महासचिव जी, हमारे सभी अधिवक्ता मित्र, ये इस बार में चुनाव उसी दिन हो रहा था जिस दिन मैं रास्ते में यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आ रहा था। मैं था बाराबंकी में और हमारे पूर्व SSP साहब श्री श्लोक जी कार्यकाल छोड़ चुके थे और SP सिटी साहब को उन्होंने चार्ज दे दिया था। मैं भी बाराबंकी से निकला ही नहीं था रास्ते निकलने के लिए, तब तक SP सिटी साहब का फोन आया, तो सर यहाँ पे बहुत कुछ बवाल हो सकता है। हम पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो अभी बाराबंकी में तो क्या बवाल हो सकता है। मैं वहाँ से इनको कुछ बताता तो निकल ही गया तेजी से, क्योंकि रास्ते से DMN से बात हुई, यहाँ आते आते कुछ बताते गए, पढ़ाते गए SP सिटी साहब। मैं उनको फिर बताया कि आप कुछ वॉइस बढ़ा दो, कुछ चीज़ें कर दो, और क्लास पीछे तो कुछ बैकग्राउंड बता रहे थे। तो सब बात में उन्होंने अनुभव से मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई, लेकिन आप सबने बहुत अच्छे से इस चुनाव को संपन्न कराया। उसमें कई और चरण आए, लेकिन फिलहाल आज शपथ ग्रहण हुआ। निश्चित तौर पर सबसे पहले नई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी को, पूरे अध्यक्ष जी से सहित कार्यकारिणी के सदस्यों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। ये जो आप सामने बैठे आप सब लोग बहुत मामूली, बहुत छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा सा पद है आपके पास, क्योंकि ये मेरी भी ख्वाहिश पर करती थी। सही बताऊं तो मैं अगर थोड़ा जल्दी सा सिलेक्शन नहीं हो गया होगा फिर मैं उधर ही आना था। मैंने लॉ जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ठीक से मनोयोग से किया था, और अभी भी अच्छा लगता है। ये कितना जनता का विश्वास है ये आप उसको नहीं समझते होंगे। अपने पत्नी को भी आपकी जो चीज़ नहीं पता था, छिपा के रखता था, डॉक्यूमेंट जो है ना, बच्चे को पति को नहीं बताया होता, वो सब आपको सौंप देता है पूरे विश्वास के साथ। डॉक्यूमेंट साथ ही कागज पे सिग्नेचर कर देता है पूरी तरह से विश्वास करके। ये मानता है कि आप उसकी जुबान बनने वाले हैं, आप उसकी भाषा बनने वाले हैं। जहाँ वो नहीं कर पाएगा वहाँ आप उसकी बात को बोलेंगे, और होता भी यही है, आप सब करते भी वही है। तो उसको नहीं पता होता कि हमारी विधि क्या है और हमारी प्रक्रियात्मक विधि क्या है, उसको नहीं पता होता। उसके आप ही उसकी जुबान बनते हैं, आप ही उसकी भाषा बनते हैं। अभी जैसे कि बात हो रहा था कि हम लोग ठीक से काम करें, अधिकता नहीं तो बिल्कुल यहाँ बैठे हुए लोग, मतलब सोसाइटी का वो प्रबुद्ध वर्ग है जो सामान्य काम नहीं उसके पास। कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोसीजरल लॉ से चलता है, वो सबके आप अच्छी तरह से निर्देशता है, विद्वान अधिवक्ता है, और वहाँ ये सब बातें ही नहीं आनी चाहिए। जहाँ इतना स्टडी हो, जहाँ इतना अध्ययन हो, वहाँ व्यक्तित्व में लचीलापन तो स्वतः ही हो जाता है, अनिवार्य रूप से हो जाता है। यहाँ तक अभी महासचिव जी बता रहे थे पुलिस से, मैं हम लोग भाई माननीय न्यायमूर्ति महोदय को सुनना चाहेंगे। मैं पुलिस, जहाँ तक पुलिस की बात है, हम हैं या आप हैं, चाहे न्यायिक अधिकारी, सबको हर वक्त ये बात सोचनी चाहिए कि हम आखिर
चयनित या यहाँ बैठे जिसके लिए है वो है जनता के लिए। लगभग 40 लाख की बुलंदशहर की आबादी न्याय के लिए, अपने मान सम्मान के लिए हमें आपके यहाँ कहीं न कहीं खड़ा होती है, और सबका ध्येय यही होना चाहिए कि उसका नुकसान न होने पाए, वो निराश न होने पाए। हम लोग चाहे कितना भी परेशान हो, उसके लिए वो फेस प्रॉब्लम होती है, उसको सुनना चाहिए। और जब उसकी प्रॉब्लम लेके कोई आप आते हैं और सच्चे मन से आते हैं, थोड़ा इतना जिंदगी तो तजुर्बा मुझे भी होता है कि पता चल ही जाता है कि ठीक है, उसको जरूर मैं तत्परतापूर्वक और फॉलोअप करके पीछे बढ़ के कराने की कोशिश करता हूँ। अनुरोध यही रहेगा कि चीज़ें सच्चे रूप में सामने आए, हम लोग एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि जो खास तौर से पीड़ित दूर दराज आहार से, रामघाट से, गरौला से चल करके जब मुख्यालय बनाता है तो उसे जरूर उम्मीद रहती है कि मेरी बात को सुन ली जाए और उस पर क्रियान्वयन हो। और हम भी ये कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो प्रशासनिक दखल से हो सकती है तय, जो प्रशासनिक दखल से तय हो सकती है, उसे जल्दी कोशिश कर लिया जाए। लेकिन ढेर सारी चीज़ें वो हमारी प्रक्रियात्मक विधि में होती हैं, वहाँ आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है, आपकी पहल की जरूरत पड़ती है, और आप दायित्व निश्चित तौर पर अच्छे से निभाते हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। ढेर सारी हमारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में सबका धन्यवाद करते हुए एडवोकेट सुमन राघव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव वर्ष 2025-26 के सभा समारोह कार्यक्रम में पधारे माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान सिद्धार्थ जी, माननीय जिला जज श्री मनजीत सिंह चौहान जी, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री विशंबर दयाल जी, MACT कोर्ट की न्यायाधीश श्रीमती मनु कालिया जी, जिलाधिकारी महोदया सुश्री श्रुति शर्मा जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्री दिनेश कुमार सिंह जी, पूर्व में संचालन कर रहे थे मेरे बड़े भाई श्री ललित राघव जी, वर्तमान जो अभी जिन्होंने ओथ ली है बार के महासचिव अमित चौहान जी, यहाँ पे उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, उनके साथ आए उनके फैमिली के सदस्यगण, बाहर से आए आगंतुक पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित समस्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारीगण, मेरे साथ नवनिर्वाचित समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्यगण, सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा अभी उससे पूर्व वक्ता श्री विशंबर दयाल जी जो प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ जी जो प्रशासनिक जज बुलंदशहर के हैं, उन्होंने यहाँ एक उदाहरण पेश किया कि जब मैंने कहा कि न्याय एडर्स कमेटी के लोग आपको भूखा देने चाहते हैं, ललित भाई साहब ने जब अनाउंस किया तो उन्होंने कहा देखिए हम नीचे चलेंगे, उनके पास चलकर उनको वही सम्मान करेंगे। ये कितने बड़े गर्व की बात है। ये जो एक हाई कोर्ट जज के रूप में लॉर्डशिप, जिन्हें हम दिन रात लॉर्डशिप कह के सामने पुकारते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, वो खुद अपने समस्त कार्यक्रमों को रद्द करके या हमारे बार के कार्यकारिणी के महासचिव एवं उनकी टीम गई थी, उन्होंने तत्काल निमंत्रण स्वीकार किया था। आज मुख्य अतिथि के रूप में
भारत सरकार के कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी को आना था, लेकिन कल एक ऐसी भयावह घटना इस देश में हुई जिसके कारण उन्होंने रात 11 बजे मुझे सूचित किया था कि मेरे बड़े मन में थी कि मैं वहां पहुंचूं, लेकिन मैं समस्त प्रोग्राम सरकारी और पार्टी के रद्द किए गए हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकता। लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्द आपकी बार में आऊंगा, आपकी समस्याओं को सुनूंगा। आप बोध का कार्यक्रम बदस्तूर आपके न्यायमूर्ति जैसी कि उन्हें सूचना थी, जैसे महोदय आते हैं उनसे आप शपथ का कार्यक्रम अपना करा लें। ऐसे न्यायमूर्ति महोदय जिनका हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से वास्ता रहता है वो ज्यादा जानते होंगे कि आपको ये सुन के यकीन नहीं होगा शायद कि लोग इनके बैठने का वहां इंतजार करते हैं कि बेंच में कब बैठे, कब लाभ मिले। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिनका लोग बारी बारी से इंतजार करते रहते हैं कि कई लोग बुलंदशहर के लोग वकालत करते हैं वहां। मेरा काफी लोगों से इलाहाबाद में भी वकीलों से भी वास्ता है, अक्सर कहते हैं कि जस्टिस सिद्धार्थ जी जब बैठेंगे तो आपकी बेल हो जाएगी। मैं मानता हूं कि होने लायक बेल ही होती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि सभी बेल होती हो, लेकिन इतनी न्याय प्रणाली में इतनी आसानी, इतना सुलभ और सस्ता न्याय जो वास्तव में एक सरकार की पॉलिसी है देना, एक महानता का कार्य है। वास्तव में न्यायमूर्ति जी जैसा इंतजार आपका इलाहाबाद में लोग करते हैं कि आप बैठें और कब हमें बेल मिले, आप यकीन करें कि वैसा ही सेम आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे जिला जज महोदय श्री मनजीत सिंह चौहान हैं। इनके अगर इनके यहाँ से बेल ट्रांसफर होती है कहीं को तो अधिवक्ताओं का बड़ा जोर पड़ता है कि नहीं जज साहब आज ना आज के दिन दे देना, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जेल में रख लो, ट्रांसफर। इसका मतलब न्याय देने में ये भी कहीं कंजूसी नहीं करते, ज्यादातर लोगों को न्याय ठीक रूप से मिलता है। ये भी हमारे भाग्य की बात है, हमारा सौभाग्य है। फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश महोदय वैशंकर दयाल जी बैठे हैं। मैं एडवोकेट उनकी कोर्ट में मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सुनते ये हैं कि पहले भी एक फैमिली कोर्ट के जज थे, बाद में ये भी आए हैं, लेकिन ये लोगों की सुनते हैं, वो सुनते ही नहीं। हालांकि पीठ पीछे किसी की कहनी नहीं चाहिए, आदमी को सुनने में क्या जा रहा। माननीय न्याय ट्रांसफर, इसका मतलब न्याय देने में ये भी कहीं कंजूसी नहीं करते, ज्यादातर लोगों को न्याय ठीक रूप से मिलता है। ये भी हमारे भाग्य की बात है, हमारा सौभाग्य है। फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश महोदय वैशंकर दयाल जी बैठे हैं। मैं एडवोकेट उनकी कोर्ट में मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सुनते ये हैं कि पहले भी एक फैमिली कोर्ट के जज थे, बाद में ये भी आए हैं, लेकिन ये लोगों की सुनते हैं, वो सुनते ही नहीं। हालांकि पीठ पीछे किसी की कहनी नहीं चाहिए, आदमी को सुनने में क्या जा रहा। माननीय न्यायमूर्ति जी 90% समस्याओं का समाधान व्यवहार है। अगर लोग अपना व्यवहार सही कर लें, न्यायपालिका से ही विभाग की तुलना क्यों की जाती है, क्यों कहा जाता है कि एज सुवर एज जज, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि एज सुवर एज एडवोकेट, कहीं नहीं लिखा। क्यों कि विभाग की आप लोगों की तुलना इसलिए की जाती है कि बड़े गंभीर होने चाहिए जज लोग। जैसा समुद्र में कंकड़ी मारी जाती है तो कभी उबाल नहीं। अगर बाय द वे हमारे किसी अधिवक्ता से भूल गलती कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं की ओर से आपको आश्वासन देता हूं, जिला साहब
कि अगर किसी की शिकवा शिकायत हो तो पहले मुझे कहना कि फला वकील ने, फला अधिवक्ता ने ऐसा कहा है, फला मजिस्ट्रेट साहब से कहा, फला जज साहब से। उसके बाद अगर आपको किसी की गलती दिखाई दे तब कहना। उससे पहले न्यायिक अधिकारियों को जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसी जरूरत आम पड़ती है। पीछे कई लोगों के खिलाफ पुर्जा में और पुलिस में कंटेम्प्ट लिखने की नोटिस, कंटेम्प्ट का नोटिस जारी होने की नौबत आई। मैं जब पदाधिकारी रहा, न्यायमूर्ति महोदय मेरी 62 साल की उम्र हो गई, 35 साल की प्रैक्टिस है। आज पुर्जा पुलिस मिला के मैंने 12वीं बार के पदाधिकारी के रूप में शपथ लिया। मैंने कभी नहीं चाहा कि अधिवक्ताओं में और जजों में कोई विवाद हो। एक भी उदाहरण अगर जरूरत पड़ी है पराकाष्ठा जिन्होंने पार की है तो न्यायमूर्ति जी उनके खिलाफ करने में भी या लिखने में मैं चूका नहीं। उसका एक कारण है, मेरे जीवन का एक सिद्धांत है और उसे अक्सर मैं कहता हूं कि वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता ही प्रथम है। इसी सिद्धांत पर जब तक वकालत के पेशे में हूं इसी सिद्धांत पर कायम रहूंगा। हमेशा वकीलों के हित की बात, कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारा अध्यक्ष 100 टाइम की तरह काम कर सकता, हो सकता है कि पुलिस का 100 नंबर का डायल किया वो नंबर न मिले, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं होगा किसी अधिवक्ता को कि उसने रात के 1 बजे भी अगर फोन किया है तो मैं हाजिर रहा हूँ। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैं सोचता हूं कि अगर अधिवक्ताओं की सेवा करनी है तो सबसे बेहतर यही है कि उनके दुख दर्द में शामिल हुआ जाए और वास्तव में उन्हें कई जरूरत है तो उनकी मदद की जाए। लेकिन इतने कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल करके लोगों की सुनना, काफी देर तक ऐसे ही बैठना, खुद महिला है उसके बावजूद भी ज्यादातर ऑफिस में समस्या सुनना और लोगों की समाधान करना, ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। जब जैसे एसएसपी महोदय कह रहे थे कि हम जिस दिन आए हैं चुनाव चल रहा था, इससे पूर्व वाले सलोक कुमार जी खुद उस दिन हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये चुनाव हो उससे पहले यहाँ से लड़ान होता तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने हमारा देखा था, क्या स्थिति आई थी। ये दुर्भाग्य है भाइयों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसी नौबत बात में नहीं आनी चाहिए जैसी विगत दिनों में आई। लेकिन मेरा एक और दूसरा सिद्धांत है न्यायमूर्ति जी, न मैं खाता हूं न खाने देता हूं। लोग हो सकता है ये सोचते हो कि ये तो खाएगा ही नहीं और शायद खाने का मौका दे दे। मैं कभी किसी को मौका, मेरे जब मेरे साथ कोई प्रेसिडेंट रहे या सेक्रेटरी रहे, ये मेरा सौभाग्य है कि वो सभी लोग ईमानदार रहे, ये भी एक बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आज हम सबने जो वोट ली है, जैसे जिस आदमी को जो तनख्वाह मिलती है, न्यायमूर्ति महोदय, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो कभी 100% उस तनख्वाह का काम नहीं करता। लेकिन आज हमने जो पदाधिकारियों ने सबने और कार्यकारिणी वोट ली है, मैं चाहूंगा वो 100% उस वोट पर खड़े उतरे और अधिवक्ताओं के हित की सोचें। जो बात आपसे न बीतती हो न बनती हो उसके लिए मैं तैयार हूं, जिसके जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो मैं उसको झेलने को तैयार हूं, लेकिन किसी अधिवक्ता साथी पर आंच नहीं आने दूंगा। आपके पास यदि किसी गलत काम को आता है उसका कतई न करें, जो होने लायक है उसका किसी का न रोके, न होने लायक किसी न करें, किसी का कतई न करें, ये मेरा है। अगर उसके बावजूद भी कोई आपकी शिकायत करता है कि न होने लायक आपने नहीं किया,
तो उसके लिए धीरे से जिलाधीश साहब को बता देना, मुझे ये सूचित कर देंगे तो बेहतर होगा। हो सकता है सामंजस्य अपने आप बना रहे, कहने की जरूरत न पड़े। मैं अंत में, न्यायमूर्ति जी आपने हमें इतना समय दिया और ऐसे इजाजत दे रखी है कि जिनसे लोग, मैं फिर कहूंगा कि न्याय अधिकारी अगर बुलंदशहर में तैनात हैं तो अपना सौभाग्य समझें कि ऐसे इजाजत मिले हुए हैं कि आगे अपना वो आदर्श मान के जीवन में उनका काम करें, उनके लिए उनकी तरह काम करें, तो हो सकता है उन्हें भी आगे कभी जिला जज बनकर या कभी किसी कोर्ट में पीठासीन अधिकारी बनकर काम करने का मौका मिले तो शायद उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। अंत में फिर वही बात कहूंगा, मैं वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता ही प्रथम है, किसी पर कायम रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारी इस कवरेज में अभी बस इतना ही। हालांकि जहां ये कार्यक्रम आयोजित हुआ वहां हम अपना पूरा साउंड सिस्टम सही प्रकार से सेटअप नहीं कर पाए। बहरहाल अपने विचार सुझाव आप हमें कमेंट करिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।